सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बात करेंगे मरियम नवाज की भी। मरियम नवाज के हवाले से बेंच दोबारा बनाया गया है, 2 बार तहलील हुआ, तीसरी बार बनाया गया है। उन्होंने बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन डायल की है कि उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाला जाए। तो बसरा साहब, पार्टी के अंदर क्या बातें हो रही हैं? इसमें भी इख्तलाफ राय है, इसमें भी जमहूरियत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको जाने देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा है। मैंने तो अपनी बात के आगाज़ में कहा था कि हम सही मानों में सियासी जमहूरी पार्टी हैं, सही मानों में, और यहाँ पे डाइवर्जन है, डाइवर्सिटी है ओपिनियन की, मुतनव्वा आरा है। कोई इस हक में है कि उनको बाहर जाना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लेसिंग कहा। बिल्कुल, चंद एक लोग जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हार्मनी के नाम पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अगले रोज़ जब आज़ाद कश्मीर के अंदर वो स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ना सिखा और मैं सरबकफ हूँ, तो मुझे लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो वो इसी तरफ इंडिकेशन कर रहे थे कि लोग कहते हैं जी एक पॉलिटिकल हार्मनी के। लेकिन देखिए, कानून को, आईन पाकिस्तान को और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को जो आइन और कानून से जुड़ी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उसके कस्टोडियन भी हैं और उसको लेके आगे बढ़ना है। लोगों ने हमें इत्तेसाब के नाम पे वोट दिए हैं। लोग बिलीव करते हैं आज के दिन तक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला चोरी है, पब्लिक एक्सचेकर की चोरी है, पब्लिक एक्सचेकर की बेरहमाना तकसीम है अपनी ज़ात के अंदर, ज़ाती कारोबार है मनफत के जो पाकिस्तान को पीछे ले गए हैं। तो अगर देखिए मरियम नवाज रूल ऑफ लॉ को सबोटाज करते हुए और इसको हटा के, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत क्रिस्टल क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर क्रिस्टल क्लियर है कि अगर इफ इट कम्स टू द कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, हम उनका नाम ईसीएल से नहीं निकालेंगे। अच्छा, मैं इस वक्त अता तारड़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बताइएगा मरियम नवाज बाहर जाना क्यों चाहती हैं, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल से मेरे दोनों वालिदैन हयात है, इसकी मैं उस कर्ब को नहीं समझ सकता कि जब वो अडयाला जेल के अंदर जेलर जो है पैगाम लेके आया था कि आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही। सही। और देखिए, उसका दुख सारी उम्र नहीं जाता कि आपके वालिदैन में से एक दुनिया से चला जाए और आखिरी लम्हात में ना आप उनकी खिदमत कर सकें क्योंकि आपने कानून के आगे सरेंडर किया। नवाज शरीफ साहब की जो सर्जरी क्या इतनी क्रिटिकल है कि जानलेवा हो सकती है वो? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के हार्ट में 6 स्टंट डले में इस वक्त। एक ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। एक ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद उनका एक हार्ट का प्रोसीजर हो रहा था जिसके दौरान उनका हार्ट ब्रेक हुआ 2016 में, और उस ब्रेक होने की वजह से हार्ट की परफोरेशन हुई और वो एक पूरा दिन वेंटिलेटर के ऊपर रहे। लाइफ सेविंग ऑपरेशन उनका लंदन में परफॉर्म हुआ। अब जब हार्ट की कैथेटराइजेशन होनी है और हार्ट की इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो तो यूजुअली अब जरूरी नहीं है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक भी हो। तो इसलिए देखिए, कोई भी ऐसा प्रोसीजर ऐसे पेशेंट के ऊपर रिस्क से खाली नहीं है। मतलब मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि उसमें रिस्क काफी ज्यादा है। तो फिर नवाज शरीफ साहब मना क्यों कर रहे हैं? वो ये जिद क्यों लगा रहे हैं कि जब तक मरियम नवाज नहीं आएंगी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा? आप लोगों को तो उनको कहना चाहिए, आपके तो लीडर हैं। इशू ये था कि मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा था कि पहले उनकी वालदा चलेगी, वो आखिरी लम्हात में उनके साथ नहीं हो सकी। सही। और ऑब्वियसली फैमिली के अंदर एक ऐसा बंदा चला जाए जिसने पूरी फैमिली को होल्ड टुगेदर किया हो तो वो एक बड़ा एक इमोशनल एक इशू होता है किसी भी इंसान के लिए। मरियम नवाज शरीफ कानून में आपको सजा भी मिली है, आपने जी मेरी गुफ्तगू आपको जो है सजा भी मिली है, आपने बेल अप्लाई की है। इस कानून को तो ओवरकम करके आप नहीं जा सकते ना। देखें, दूसरी बात ये है, लीगल पोजीशन ये नहीं है, लीगल पोजीशन नहीं है मेरे भाई। लीगल पोजीशन फिर क्या लीगल पोजीशन है? लीगल पोजीशन ये है कि एक सेंटेंस सस्पेंडेड है, दूसरी मेरिट के ऊपर बेल है, और हमारी जो रिट पिटीशन बाहर जाने के लिए है वो हमारा नाम परमानेंट ईसीएल से निकालने के लिए नहीं है। वो 1 टाइम परमिशन 6 वीक्स की हमने अप्लाई की है कि 6 हफ्तों की इजाजत दी जाए और 6 हफ्ते से 1 दिन ऊपर नहीं होगा। तो वो अभी कोर्ट के अंदर हमारी दरखास्त पेंडिंग है। मरियम नवाज शरीफ किसी भी इदारे, एजेंसी, अथॉरिटी को पाकिस्तान के अंदर मतलूब नहीं है। जब भी इंटेरोगेशन लाया गया है पूरा ताउन उन्होंने किया है, और इस वक्त उनके खिलाफ कोई चार्ज भी ऐसा नहीं है। यानी नैब की कस्टडी में रही तकरीबन कुछ 40 दिन, उसके बाद 40 दिन वो रही कोट लखपत जेल के अंदर चौधरी शुगर मिल के केस में। जब उनकी बेल मेरिट पे हुई उसके बाद से एक दफा भी तफ्तीशी टीम ने उनको इंटेरोगेशन के लिए नहीं बुलाया, और ये बात मैं उनके बिहाफ पे कहने को तैयार हूँ कि अगर बुलाया गया तो वापस आ जाएंगी। अच्छा सर, आपकी बात से अगर मैं इस तरह से सोचूं कि मैं बिल्कुल आम इंसान हूं और मुझे ये अंदाजा हो रहा हो कि भाई मरियम नवाज साहिबा वापस आई अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर, मैं सैल्यूट भी पेश करता हूं उनको, वो वापस आई, हमारे लिए उनकी इज्जत में इजाफा हुआ। लेकिन जब वो अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के वापस आ सकती हैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए, सिर्फ इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए, जैसा कि आपने अपनी तकारीर में कहा, आपने अपने बयानात में कहा,
तो फिर नवाज शरीफ साहब का तो इतना कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, फिर यहाँ से जाना क्या मेरे जहन में तासुर नहीं आएगा कि यहाँ से जाना चाहती हैं? थैंक यू, आपने ये सवाल किया। उस वक्त उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कन्विक्शन का सेंटेंस पास किया था और वो उस सेंटेंस की कंप्लायंस में पाकिस्तान आई थी। जिस तरह मैंने अर्ज किया, अभी उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस उस तरह से पेंडिंग नहीं है, अदालत में कोई ऐसी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। तो जब उनके खिलाफ वो किसी इदारे को मतलूब ही नहीं है तो इस वक्त उनके बाहर जाने में क्या हर्ज है? ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो किसी पाकिस्तानी शहरी का है। उस वक्त अगर वो वापस आई थी तो इस वक्त उनको बाहर जाने से क्या चीज रोक रही है? लीगली कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको रोका जा सके। वो उनका हक है कि वो अपने वालिद के पास जाएं, उनकी तीमारदारी करें। सर तहफ़्फ़ुज़ात ये भी तो है ना कि फिर वो वापस नहीं आ पाएंगी। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपसे इसी पर बात करेंगे, के हवाले से भी बात करेंगे, उनके जो घर को शेल्टर होम बनाया गया, इसके अलावा राना सनाउल्लाह के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की जाएगी। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अता ताराड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अता ताराड़ साहब बताइएगा, अदालत में केस मौजूद है लेकिन किस हद तक मजबूत है आपको लगता है केस? मरियम नवाज साहिबा का केस ईसीएल से नाम निकालने का मजबूत है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। नंबर 1 कि उनका नाम ईसीएल में तब डाला गया जब वो अडयाला जेल में अपना सेंटेंस सर्व कर रही थी। हमें किसी किस्म की उनके वकला को कोई लीगल इंटीमेशन नहीं दी गई कि नाम आ रहा है। अब जिस बेस पे नाम डाला गया था वो सेंटेंस सस्पेंड हो चुका है और सेंटेंस वो भाग चुकी हुई है। ऑफ मूवमेंट पे के बाहर जाने पे जो उनका आईनी हक है उस पर किसी किस्म की कदर नहीं होनी चाहिए और लीगली भी हमारा केस माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैविंग सेड दैट, हमने परमिशन फिर भी 1 टाइम अप्लाई की है 6 हफ्तों के लिए, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है कि अगर 6 हफ्ते की परमिशन उनको ग्रांट हो जाए। सर गारंटी कौन देगा वापस आने की? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी गारंटी दी थी, वो तो खुद नहीं आया अभी तक वापस। नहीं, वो गारंटी नहीं थी, वो आपकी कुछ इतलात तो मेरा ख्याल है कंप्लीट नहीं है। वो जो अंडरटेकिंग कोर्ट को दी गई थी या कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था उसमें लिखा गया था कि 4 हफ्ते या जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए थी ना, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जानी थी और फिर एम्बेसी से एक बंदा जाता वो चेक करते। नवाज शरीफ साहब के लिए थी। शहबाज शरीफ साहब ने तो गारंटर नहीं बने थे। वो नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग जरूर दी थी और वो हम पीरियोडिकल रिपोर्ट लाहौर। अंडरटेकिंग क्या होती है? अंडरटेकिंग यही होती है ना कि वापस आएंगे। नहीं, देखिए अंडरटेकिंग क्या थी? अंडरटेकिंग के अल्फाज क्योंकि मैंने बैठ के ड्राफ्ट, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि 4 हफ्ते या नवाज शरीफ जब सेहतियाब हो जाएं और वापस आने के काबिल हो जाएं और हम उस दौरान कोर्ट को पीरियोडिकली उन मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे। सर वो तो नवाज शरीफ साहब के लिए था ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे अगर 4 हफ्ते या उसके बाद। जी ऐसा ही है जी, बिल्कुल। तो मियां शहबाज शरीफ साहब का वापस आ रहा है की कोई नहीं। मियां शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने से किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन, यानी उनके सुप्रीम कोर्ट में जाके बाकायदा की बेल जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अच्छा सर, वक्त की किल्लत है इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। मुझे एक चीज आपसे जाननी है। सलमान, मैं एक सवाल, सलमान साहब मौजूद है, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तारड़ साहब की इस अजीम रफाकत का फायदा उठाते हुए पूछना चाह रहा हूँ कि तारड़ साहब, अभी आपने कहा कि मरियम और वालदैन का होना और बीमार होना और इनके वालदैन जिंदा हों या खो दें, बड़ी अच्छी आपने माशाल्लाह गुफ्तगू फरमाई। जब पहले मियाँ साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और तब जो मरियम साहबा यहाँ पे कैबिनेट के इजलास होल्ड किया करती थी, तब ये इमोशंस नहीं थे आपके? तब तो इंसानियत मुख्तलिफ पैराए में थी। जरा उसको बताएं। बिल्कुल आपके साथ सियासत में इंडल्ज नहीं करूंगा। उनकी वालदा हयात थी, आपके वालिदैन को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं बिल्कुल इस पे सियासी बात नहीं करना चाहता। मैंने अपना लेट्स मूव ऑन, इससे आगे बढ़ते हैं। जज्बात की बात में आगे मैं आपसे बात दफा जब वो कैबिनेट के इजलास को एंड करती थी। बसर साहब एक मिनट रुकिएगा, बसर साहब एक मिनट रुकिएगा। तार साहब ये बताइएगा, आपकी सागदार साहब से बात हुई है? उनका जो शेल्टर होम बना दिया, बिल्कुल जी, क्या बात हुई आपकी? वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि मुझे ये बताया जाए कि 100 तरह के घर जो हैं वो रोज सीज भी होते हैं, फ्रीज भी होती हैं प्रॉपर्टीज, ऑक्शन भी होती हैं। हुकूमत ने कितने डिफॉल्टर और कितने लोगों के घरों को पनाहगाह में तब्दील किया है? ये सियासी इंतकाम की इंतहा है कि ये सिंबॉलिकली किया है, सिंबॉलिकली सियासी इंतकाम नहीं, सिंबॉलिकली किया है कि जितना बड़ा चोर होगा उसके ऊपर लायबिलिटी उतनी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जब 1999 में मुशर्रफ दौर में 180 बटल टाउन जो मियां मोहम्मद शरीफ के नाम प्रॉपर्टी है उसको भी एक ओल्ड एज होम में कन्वर्ट किया गया था। वो कोर्ट से वापस की हुकूमत। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया डॉक्टर साहब से। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त खावर साहब भी मौजूद है। खावर साहब भी बताइएगा
मरियम नवाज का केस किस हद तक सारा प्रोग्राम तो आपने उनको दे दिया। तो ब्रेक से पहले आपसे ही गुफ्तगू हो रही थी, आप ऐसी बात तो ना करें यार बसरा साहब। देखिए वो सारी बात जो कर गए असल में तो उनको नून लीग का मौक़िफ़ लेना पड़ता है ना, आप वन साइडेड शो नहीं होता ना। मैं आपको इसलिए लिया ना। नहीं मैं ये वक्त जो है ये उस्मान साहब को देने को तैयार हूं। नहीं बसरा साहब से मैंने बात की थी, दिल खोल के बात की। नेशनल टेलीविजन के ऊपर आप बिठा लेते हैं, आप पूछते हैं जी बताएं इसहाक डार साहब मद्देज़ल्ला ने क्या फरमाया है। वो क्या फरमा रहे थे जो खुद इश्तहारी हैं, जो पाकिस्तान की आइन को कानून को मतलूब हैं, अदालतें उनको ढूंढती फिरती हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के चोरी भागने वाले इश्तहारी से आप पूछ रहे हैं बताएं उनसे आपकी क्या बात हुई थी। इसलिए तो लोग टेलीविजन पे आके कहते हैं कि आप चोरों को प्रमोट करते हैं। अरे बसरा साहब आप इसको टेलीविजन को बीच में क्यों लेकर आते हैं? मेरा काम है आपकी गुफ्तगू भी सुनना, सामने वाले की गुफ्तगू भी सुनना। टेलीविजन पे ऑफेंड ना हो। नहीं मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, लोग कहते हैं मैं अगर नून लीग की बात करूंगा तो मैं नून लीग का रिप्रेजेंटेटिव लूंगा ना। गांव से लोग चोरी के इल्जाम में चले जाते थे, अब चोर टेलीविजन पे आके बैठ जाते हैं। वो ना बैठे तो उनके नुमाइंदे आके बैठ जाते हैं। अब लोग तो मेरा सुनना हक है ना, उनका कहना हक है, उनका सुनना हक है। आप कम ऑन द टेलीविजन नहीं, टेलीविजन पर आके वो अपनी बात भी करेंगे, आपकी बात भी करेंगे। आपने जितनी महंगाई की बात की, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कोई क्रॉस नहीं किया। हालांकि मैं आपको खैर खुद कह रहा था। हमने क्यों ना भाईजान जी, हम इश्तहारी हैं कोई? अगर मैं इश्तहारी हूं तो बताएं। मैंने उनसे पूछा है, मैं सिर्फ इनसे आपकी सागदार से बात हुई, आपने उनसे कहा जी इश्तहारी बसरा साहब एक मिनट रुकना। देखिए मैंने जो सवाल करना है वो मैंने डिसाइड करना है ना कि मैंने क्या सवाल करना है। मैंने उनसे इसके वाले साहब साइकिलों की दुकान से उठ के अरबों खरबोपति हो गए। अरे सर बसरा साहब लेट मी क्लियर माई सेल्फ टेलीविजन पे चलाते हैं क्लियरली। जो भी सवाल करना है सर मैंने करना है और मुझे ये हक हासिल है कि मैं किससे क्या सवाल करूं। तो प्लीज सर दुख तो हमें होता है ना जी। सर दुख होता है सर, आपसे जो सवाल करता है उसका दुख भी दूसरे को होता है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं कि रोटी नहीं मिल रही। खावर साहब ये बताइएगा, स्ट्रांग है केस मरियम नवाज का, अदालत में उनको इजाजत मिल जाएगी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने की? देखिए बात ये है कि एग्जिट कंट्रोल का एक पूरा एक लॉ मौजूद है, उसके आगे रूल्स मौजूद हैं और उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के भी फैसले मौजूद हैं जिसमें जो वजारत दाखिला या काबीना ने किसी का नाम अगर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नहीं निकाला तो उसमें जुडिशल रिव्यू जो है उसकी मिसालें मौजूद हैं। उसमें एक अयान अली का केस है, एक बड़ा मशहूर रिपोर्टेड केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जुडिशल रिव्यू में उनका नाम एग्जिट कंट्रोल से निकाला था। तो उसमें कोर्ट के सामने यही चीज़ें पेश नज़र होंगी कि वो उनके क्या ग्राउंड्स हैं या उनके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के क्या ग्राउंड्स थे और उसको निकालने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन हुई है और वो जो हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपने बुनियादी हकूक़ का जो वो जो है उसको प्रेस इनटू सर्विस किया है वो कितनी उससे मुताबिकत रखता है उस दूसरे फैसलों से। तो ये भी कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं होगी कि अगर हाई कोर्ट उनको वन टाइम जो है वो परमिशन दे दे, चांसेस हैं, मतलब आपको लग रहा है चांसेस हैं निकालने के लिए? इसके चांसेस हो। उसकी वजह यह है कि इसकी पहले मिसालें मौजूद हैं कि वो अगेंस्ट हैवी श्योरिटी जो है वो ऐसी इजाज़त दे सकते हैं और उसकी पहले से अदालती नज़ायर मौजूद है। अच्छा तारड़ साहब ये बताइएगा, डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं वापस? उनकी हालत बेहतर लगती है तबीयत के हवाले से, वो रोड पे जब घूमते हैं तो वीडियो के सामने आ रही होती है तो बेहतर लग रहे होते हैं, तो उनको फिर इजाजत क्यों नहीं वापस आने की? जिस दिन जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, परवेज खट्टक और महमूद खान गिरफ्तार हो जाएंगे डॉक्टर साहब वापस? नहीं सर ये गलत बात है ना, मैं तो आपसे सिर्फ डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूं। मैं आपसे डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूं। गिरफ्तार हो जाएंगे महमूद खान, जहांगीर। अरे यार बसरा साहब एक मिनट आप रुक जाइए ना, मुझे बात तो करना है। मुश्ताक चीनी पकड़ा गया। यकतरफा एहतसाब का एक प्रोसेस है इस मुल्क के अंदर जो फिलहाल राइज है और आपको अदालतों में भरोसा नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब आप मुझे अदालत में जमानतें दें फिर भरोसा है इनको। डॉक्टर साहब को अदालत में भरोसा नहीं है? भरोसा है अदालत के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब को अदालतों में भरोसा नहीं है? अदालतों में भरोसा और वन साइडेड केसेस बनाए जाएंगे। सर मुझे ऐसा लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है। गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी रेफरेंसेस जो पेंडिंग है उनमें, तो डॉक्टर साहब वापस आ जाए। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब को नहीं है भरोसा यहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हैं एकतरफा एहतसाब हो रहा है? देखिए यकतरफा एहतसाब इसलिए है कि अगर आप अपनी असेंबली देख लें तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो सारी सीटें खाली हैं क्योंकि आधे रहनुमा जो है वो अंदर हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि 100 अरब का BRT है, कोई आंख उठा के नहीं देखता और उसकी इंक्वायरी इतनी डिले की जाती है कि उनको इनेबल किया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लें, कभी एक स्टे कभी दूसरा स्टे। उसके बाद मुझे बताइए मालम जब्बा की इंक्वायरी का क्या बना? अभी आपने चीनी जो की है एक्सपोर्ट, उसमें जहांगीर तरीन साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब और उसके साथ खुसरो बख्तियार साहब की मिलों ने वो एक्सपोर्ट की है। आपने चीनी पे सब्सिडी दी, वो किसके कहने पे दी? अच्छा सर वाइंड अप करना है मुझे, बस एक सवाल फिर मैं बसरा साहब की तरफ जाऊंगा, नाराज हो जाएंगे दोबारा वो। लेकिन बस मुझे बताइएगा आपका मामला, इसहाक डार साहब का मामला तबीयत का नहीं है,
एहतसाब पर शकूक व शुबात का है, बस यही है। प्लीज बिल्कुल यस है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मतलब बड़े आप ही कह रहे क्वेश्चन मार्क्स हैं सिलेक्टिव तबीयत का नहीं अकाउंटेबिलिटी पे। वरना अगर अभी फिलहाल ये नैब जो है ये अक्रॉस द बोर्ड कर रहा होता अकाउंटेबिलिटी, तो इस तरह आप ये ना सुनते कि जुल्फी बुखारी की इंक्वायरी यकदम क्लोज हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।